बिहार की राजनीति में मुसलमानों की कितनी भागीदारी है, घुसपैठियों की कितनी भागीदारी है और कितनी भागीदारी इन दोनों को मिलाकर के है, जिस पर अब तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, तमाम तरह के दावे उठ रहे हैं और हो रही है इन पर बहुत ही खुलकर राजनीति। ये राजनीति बीजेपी वाले भी कर रहे हैं, ये राजनीति आरजेडी वाले भी कर रहे हैं, ये राजनीति कांग्रेस वाले भी कर रहे हैं और सबसे बड़ी राजनीति अगर कोई कर रहा है तो वो है जन सुराज पार्टी। इस पार्टी के जो संस्थापक हैं, कह लीजिए ये अध्यक्ष हैं प्रशांत किशोर, तो वो इस चीज को, चाहे वो घुसपैठ का मामला हो, चाहे मुसलमानों की भागीदारी का मामला हो, इस मुद्दे को लेकर के उन्होंने एक नया समीकरण दिया है, एक नई बात कही है और ये बताया है कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल करके सत्ता तक पहुंचा जा सकता है। तो क्या है वो समीकरण और किस तरीके से सारी चीजें होने वाली है, तो इसके बारे में तमाम जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं यंग भारत। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो आखिरकार ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दा कैसे बन जाता है, कोई धर्म किस तरीके से राजनीतिक मुद्दा बन जाता है, इसका सीधा सीधा आप अगर मिसाल देखना चाहें तो आप वोटर अधिकार यात्रा में भी देख सकते हैं और साथ ही आप तमाम नेताओं के बयानों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक धर्म किसी के राजनीतिक धरातल का आधार बन जाता है, किसी के लिए वोट बैंक बन जाता है। और इसी तरीके का एक सगुफा छोड़ दिया है प्रशांत किशोर ने, जो कि जनसुराज पार्टी के सुप्रीमो हैं और वो आजकल बदलाव की यात्रा कर रहे हैं, बिहार बदलाव यात्रा पर निकले हुए हैं, हर जिले में पहुंच रहे हैं, लोगों से सीधा संवाद करते हैं और उनके बीच में जब उन्होंने शगुफा छोड़ा तो सवाल ये उठा कि खुद को विकासवादी सोच का बताने वाले प्रशांत किशोर क्या वो भी अब धर्म की राह पर चल पड़े हैं, धर्म को राजनीतिक अखाड़ा बनाने की कोशिश में जुट गए हैं, क्योंकि उन्होंने जो फार्मूला दिया है वो धर्म पर आधारित फार्मूला है। इससे पहले लाल किले के प्राचीर से जो पीएम मोदी ने कहा था कि एक बहुत बड़े डेमोग्राफी मिशन को चलाने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो बाहर से आ रहे जो घुसपैठी है, सीधा सीधा उन्होंने किसी धर्म का नाम नहीं लिया, किसी मुस्लिम हिंदू ये बात तो नहीं की, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि यहाँ पर घुसपैठिए आकर के हमारे युवाओं का रोजगार छीन रहे हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ वो गलत कर रहे हैं और अगर यही सब चलता रहा तो देश के कई इलाकों में डेमोग्राफी बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी और खास करके उनके केंद्र में था बिहार का वो इलाका, पश्चिम बंगाल का वो इलाका जहां पर डेमोग्राफी चेंज हो रही है, चाहे वो बांग्लादेश के घुसपैठियों की बात कर ले, चाहे रोहिंग्या मुसलमानों की बात कर ले, तो इससे डेमोग्राफी चेंज होने का दावा बीजेपी कर रही है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये जो घुसपैठ का मुद्दा पहले झारखंड में नहीं चला, पश्चिम बंगाल में नहीं चला, तो क्या इस बार बिहार के इलेक्शन में वो चल जाएगा मुद्दा? और क्या इसी मुद्दे को केंद्र में रख करके प्रशांत किशोर वो तमाम तरह के दावे कर रहे हैं, वो तमाम तरह के समीकरण की बात कर रहे हैं? क्योंकि प्रशांत किशोर ने साफ साफ कह दिया है कि अगर 40% हिंदू और 20% मुसलमान एक हो जाए, एकजुट हो जाए, तो किसी भी दल को वो जिता सकते हैं। और यही वजह है कि प्रशांत किशोर ने जब 2015 में नीतीश कुमार के साथ मिलकर के काम किया था तो उस वक्त इस समीकरण का बहुत ही खास ध्यान रखा था और ये कोशिश की गई थी कि नीतीश कुमार को हर तरीके से मुसलमानों का हितैषी बताया जाए और यही वो फार्मूला था 40+20 का फार्मूला, जिसके सहारे से नीतीश कुमार सत्ता पर काबिज हो पाए। तो एक बार फिर प्रशांत किशोर उसी फॉर्मूले को लेकर के आए हैं, लेकिन इससे पहले उन्होंने, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे पीएम मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, इन सब पर करारा प्रहार किया, क्योंकि उनको पता है कि ये वो लोग हैं जो उनकी राह में बाधा बन सकते हैं। उन्होंने नीतीश कुमार के बारे में कहा कि वो तो बूढ़े हो चुके हैं, उनको खुद ही पर छोड़ देना चाहिए और साथ ही उन्होंने दावा किया कि ये नीतीश की ही सरकार थी जिसने
युवाओं पर लाठियां बरसाई, हर वर्ग के लोगों पर जो सड़क पे उतर के अपने अधिकार की मांग कर रहे थे उस पर लाठियां बरसाई। तो किस मुंह से नीतीश कुमार की पार्टी या एनडीए के लोग गांव में जाकर के वोट मांगेंगे? अगर गांव में गए तो उन्हें तो दौड़ा दिया जाएगा। वहां के लोगों ने देखा है अपने बेटे के ऊपर बरसती हुई लाठियां जो नीतीश सरकार ने बरसाई थी। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को अपना सुशासन बाबू का चोला छोड़ देना चाहिए, पग छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब उनका जो शारीरिक स्वास्थ्य है, जो मानसिक स्वास्थ्य, वो भी इजाजत नहीं देता है। तो इसलिए नीतीश कुमार को सत्ता से हट जाना चाहिए। तेजस्वी यादव की बात करें तो उस पर प्रशांत किशोर का सीधा सीधा हमला यह है कि तेजस्वी यादव तो कभी भी सीएम पद के कैंडिडेट थे ही नहीं। अगर इनको डिप्टी सीएम बनाया गया तो वो भी मेरी रजामंदी से। अगर मेरी रजामंदी नहीं होती तो शायद इनको डिप्टी सीएम भी नहीं बनाया जाता। तो किसी भी तरीके से ये सीएम मटेरियल तो नहीं है, इसलिए ये ख्वाब देखना छोड़ दें कि वो सीएम बन जाएंगे। राहुल गांधी के बारे में भी ऐसी ही उनकी राय है। उनको लगता है कि राहुल गांधी बिहार में आकर के जिस तरीके से राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं वो उसमें कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि वो मुसलमानों के नाम पर केवल दिखावा करते हैं। अगर सच्चाई जाने तो उनके दिल में मुसलमानों के लिए बहुत कुछ नहीं है, वो केवल राजनीतिक स्वार्थ है। और पीएम मोदी के बारे में भी उनका यही कहना है कि पीएम मोदी भी अब जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, चाहे डेमोग्राफी मिशन की बात कर ले, चाहे अल्पसंख्यकों की बात कर ले, तो वो भी अब धीरे धीरे पीएम मोदी से दूर हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के प्रशांत किशोर की जो राजनीति है वो इन नेताओं को दरकिनार करके और अपने फॉर्मूले को आगे करने की कोशिश है। अगर मैं केवल बिहार के सीमांचल की बात कर लूं, जहां से हो सकता है कि प्रशांत किशोर ये समझ रहे हो कि वहां से मुझे सत्ता तक पहुंचने का एक गलियारा मिल जाएगा, तो वहां पे जो 24-25 सीट है तो उसके बारे में साफ साफ तरीके से देखा जाए, अगर वहां के डेमोग्राफी को एनालाइज किया जाए, तो अगर सीमांचल में अगर 4 जिलों की बात कर लें, चाहे वो किशनगंज की बात हो, चाहे वो कटिहार की बात हो, चाहे अररिया की बात हो, चाहे पूर्णिया की बात हो, तो यहाँ पर मुसलमानों की आबादी ऐसी है कि यहाँ पर वो निर्णायक भूमिका में है। अगर किशनगंज की बात कर लें केवल, तो किशनगंज में आज की तारीख में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। वहां पर मुसलमानों की आबादी जो है वो करीब 68% के आसपास है। अगर हम अररिया की बात करें तो वहां भी 43% है। अगर हम कटिहार की बात करें तो वहां 45% मुसलमान है। अगर हम पूर्णिया की बात करें तो वहां पर 39% मुसलमान हैं। यानी कि कुल मिलाकर के ये सीमांचल का वो इलाका है जहां पर मुसलमान निर्णायक भूमिका में है। यानी कि वहां से जो ज्यादा से ज्यादा सीट अगर कोई जीत के आएगा तो उसे मुसलमानों का हितैषी होना ही होगा। इसीलिए वो जो इलाका है वहां पर एआईएमआईएम की अच्छी पकड़ है, ओवैसी बंधुओं की बड़ी अच्छी पकड़ है। और उसके बाद जन स्वराज पार्टी जो प्रशांत किशोर हैं वो खुद को मुसलमानों का हितैषी बता रहे हैं और उनको लगता है कि बात जो मुद्दे की होनी चाहिए उस पर बात नहीं हो रही है। चाहे वोटर अधिकार रैली की बात कर लें जिसके माध्यम से वोट चोरी का मुद्दा उठाया जा रहा है, चाहे बीजेपी की बात कर लें जो घुसपैठियों का मुद्दा उठा रही है, चाहे नीतीश कुमार की बात कर लें जो विकास की तो बात करती है, सुशासन की बात करती है, लेकिन वो भी पिछड़ा और अति पिछड़ा की राजनीति में फंसी हुई है। तो प्रशांत किशोर का यही कहना है कि अगर ये जो अति पिछड़ा और पिछड़ा समुदाय है, जो दलित समुदाय है, जो वंचित समुदाय है और ये जो अल्पसंख्यक समुदाय है, ये आपस में मिल जाएं, जो 20+40 का कुल मिलाकर के 60% की बात हो रही है, अगर वो जुड़ करके किसी एक पार्टी के पीछे खड़े हो जाएं, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में वही पार्टी राज करे और यही एकमात्र फॉर्मूला है। प्रशांत किशोर ने तो यहां तक दावा कर दिया कि यह फॉर्मूला न केवल बिहार बल्कि यूपी में भी यह फॉर्मूला काम कर रहा है। अगर बिहार में यह फॉर्मूला सफल हो जाता है तो 2027 में योगी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए यह ट्रायल हो सकता है। यानी कि योगी सरकार को भी उखाड़ना है यूपी से, तो वहां पर भी यही 20+40 का फॉर्मूला चलेगा। यानी कि 60% वोटर को एक साथ एक साइड में खड़ा होना होगा, तभी किसी बदलाव की गुंजाइश बनेगी और बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। तो प्रशांत किशोर का यही वो समीकरण है जो लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं। बिहार बदलाव यात्रा की बात कर रहे हैं, बिहार बदलाव यात्रा के दौरान लोगों से मिल रहे हैं और लोगों में एक तरीके का मैसेज दे रहे हैं कि अब जरूरत है एकजुट होने की और एकजुट होकर के उन तमाम ताकतों को पीछे धकेलने की जो आज शिक्षा की बात नहीं करते, जो आज रोजगार की बात नहीं करते, जो आज महंगाई की बात नहीं करते। लेकिन खुद प्रशांत किशोर भी इन सब मुद्दों से अलग अब जो जातीय समीकरण कह लें या धार्मिक समीकरण कह लें, तो उसका वो समीकरण बनाने में जुटे हुए हैं।
तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।